अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर 8 है ये, जो आज हमने करना है नॉन करंट एसेट्स डिस्पोजल एंड रीवैल्यूएशन। ठीक है। डिस्पोजल का भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो है रीवैल्यूएशन के बारे में आपने मजीद जो है नया टॉपिक है जो आपने समझना है। तो डिस्पोजल से मुराद जब एसेट हमारे किसी यूज के काबिल नहीं रहता, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है अब एसेट्स को हमें अकाउंट से डिस्पोज करना होता है। ठीक है। उसकी जो नेट बुक वैल्यू बची हुई होती है, अब चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एसेट की कॉस्ट को। ओके। रिवैल्यूएशन इन शॉर्टर टर्म क्या होता है? एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि एसेट की वैल्यू का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, यानी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप जो पढ़ोगे ना, वो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज होना आप पढ़ेंगे कि एसेट को जब दोबारा रीवैल्यू किया जाए, ठीक है, दोबारा उसकी वैल्यू को मेजर किया जाए, कंसीडर किया जाए, तो वो इंक्रीज हो, तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हेडिंग के नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस था, जो फिर रिटेन्ड अर्निंग में जाता था, और ये अनरियलाइज्ड गेन होता है। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू एंड एसेट्स में भी रिवैल्यूड। एसेट सोल्ड, ठीक है, यानी डिस्पोजल, तो कैश डिस्पोजल या पार्ट एक्सचेंज। कैश डिस्पोजल से क्या मुराद है, पार्ट एक्सचेंज से क्या मुराद है? यहाँ पे एक मेरी समझ लें, अपनी ही एग्जांपल देने वाला हूँ। मेरा लैपटॉप था एक, आज से 5-6 साल पहले। तो उस बंदे ने, मैं, वो ख़राब हो गया। ठीक है, डैमेज हो गया, उसकी स्क्रीन जो है ना वर्क करना छोड़ गई। मैं वो लेके गया शॉपकीपर के पास कि ये मेरा लैपटॉप है, स्क्रीन। उसने कहा जी ये स्क्रीन फिर खराब हो जाएगी। मैंने कहा अब क्या सोल्यूशन, मुझे फिर नया लैपटॉप चाहिए। ठीक है। उसने कहा ये जो है ना पुराना, ये आपका लैपटॉप इसी कंडीशन में मैं 11,000 में रख सकता हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो जाता अगर मैं उसको 11,000 दे के, ओ सॉरी, अपना लैपटॉप दे के 11,000 कैश ले लेता, तो ये कैश डिस्पोजल होता। मैंने उसको कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे पास लैपटॉप एक पड़ा हुआ है, तो आप ये करें, ये रखें, मुझे एक प्रिंटर दे दे। ठीक है। उसने कहा प्रिंटर जो है 20,000 का है। ठीक है। 20,000 का है तो 11,000 इसके हो गए, 9,000 आपको देने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, पार्ट एक्सचेंज। मैंने न्यू थिंग ली, उसकी वैल्यू 20,000 थी, और उसकी वैल्यू में पार्ट एक्सचेंज मैंने अपना प्रीवियस लैपटॉप करवाया, और नई मैंने 9,000 कैश पे की। अंडरस्टूड? ये होता है पार्ट एक्सचेंज। क्लियर हुआ? ठीक है। तो और कोई फर्क नहीं होता, एसेट को आपने उसी तरह ट्रीट करना होता है, बस ऐसे डिवीजन होती है जो आपने पे करना होता है। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ऊपर बता चुका हूं कि जब आपका एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट देना छोड़ देता है, या ये 16 कहता है, ठीक है, तो फिर आपको जो है उसको डिस्पोज करना पड़ता है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल। ठीक है, अपने अकाउंट में से डी रिकॉग्नाइज करना होती है, उनको खत्म करना होता है। एसेट की वैल्यू अगर आपके नॉन करंट एसेट्स में लिखी हुई है, तो उसको खत्म करो। or when no future economic benefits are expected from its use or disposal, when a tangible
टेंजिबल यानी फिजिकल, जो एग्जिस्ट करता है फिजिकली। नॉन टेंजिबल, द एसेट we can touch. There are a number of adjustments required to remove the asset associated with accumulated depreciation from the statement of financial position and to record a profit or loss on disposal। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट की कॉस्ट को डी रिकॉग्नाइज करो, फिर accumulated डेप्रिसिएशन को डी रिकॉग्नाइज करो, फिर जो है प्रॉफिट और लॉस को डी रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, कैश प्रोसीड जो होगी उसको रिकॉग्नाइज करो। और अगर आपकी जो है प्रोसीड, मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप की वैल्यू थी 15,000। ठीक है, यानी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट थी 15,000, जबकि वो शॉप वाला कितना पे कर रहा था, वो पे कर रहा था 11,000। ये 11,000 क्या थी, मेरी प्रोसीड, यानी जिस पे वो सेल हो रहा था। ठीक है, अब मेरी प्रोसीड अगर कैरिंग अमाउंट से लेस है, लेस लेस है, तो लॉस जैसे इस केस में है। ठीक है, 4,000 का मुझे लॉस हो रहा है। अगर मेरी प्रोसीड कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होती, ठीक है, ज्यादा होती प्रोसीड, तो फिर क्या होता, प्रॉफिट। साल के तौर पर मेरा लैपटॉप के पैसे मुझे 16,000 दे रहा होता और मेरी कैरिंग अमाउंट 15,000 की होती, तो ये मुझे प्रॉफिट होता। अगर वो मुझे 15,000 ही दे रहा होता तो फिर नो प्रॉफिट, नो लॉस होता। ओके। ओके जी, डिस्पोजल टी अकाउंट इज रिक्वायर्ड व्हेन, यानी लेजर एक बना लें आप डिस्पोजल के रिगार्डिंग। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट को पहले डी रिकॉग्नाइज करें। कैसे करोगे, डेबिट होता है आपका एसेट, उसको क्रेडिट करें। ठीक है, कॉस्ट को पहले क्रेडिट करें, यानी कॉस्ट खत्म, नॉन करंट एसेट कॉस्ट खत्म, डेबिट करें डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, उसी अमाउंट से एसेट को खत्म करें। ठीक है, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट अगर 15,000 शो हो रही है तो डिस्पोजल करवा दें उस कॉस्ट को। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट नेचर का होता है, कॉन्ट्रा एसेट होती है, उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट करें और वही अमाउंट डिस्पोजल करने के, एसेट को हमने डिस्पोज कर दिया। अब देर विल बी नो डेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई। फिर मुड़ी रिकॉर्ड द, फिर जो है रिकॉर्ड द प्रोसीड्स करें, जैसा कि आपकी जो है कैश जो है कितनी आपने रिसीव की उस सेल से। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू डिस्पोजल अकाउंट। ओके, इतनी आपने रिसीव की और उतनी अमाउंट से आपने एसेट को डिस्पोज कर दिया। ओके, डिस्पोजल अकाउंट फिर आप बना लें और ये बैलेंसिंग फिगर होगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल। अंडरस्टूड। देखें, यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट की वजह से डेबिट हो रहा है, ऊपर आपने ये की एंट्री। यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से। फिर यहाँ पे कैश अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है प्रोसीड से। अंडरस्टूड। ये लेजर आपने जहन में रखना है। फिर जो है बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, फिर आपका उसके मुताबिक प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अंडरस्टूड। ये नेक्स्ट देखें तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, ये में चलें आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, देखें तो थ्रो अप runs a landscape gardening business on 1 February he purchased a seat। ये देखें, ये कॉस्ट है उसकी। ठीक है, तो he depreciates it at 10% per annum straight line on a monthly basis। A few years later he decides to replace it with which he has an enclosed cabin for use when it rains। Okay, let's say on 1 February he purchased a sit on lawn mower। ठीक है,
6 टन लॉन मूवर उसने वो परचेज की थी। तो अब वो यानी बारिश से भी बचने के लिए इंक्लोज्ड केबल वाली लॉन मूवर खरीदना चाहता है, तो वो फिर पुरानी को सेल कर देगा एटलांटिक फॉर $2000 ऑन 31 जुलाई 2005। ठीक है, 1 फरवरी को उसने खरीदी थी। तो देखें तो आपने सबसे पहले जो है डेप्रिसिएशन के केस में 1 फरवरी है, ईयर एंड है 31 दिसंबर। ठीक है, तो 2002 है, यानी उसने कहा हुआ है 10% स्ट्रेट लाइन मंथली बेसिस। ठीक है, तो 3000 का 10% जो है समझ लें 300 है। तो मल्टीप्लाई बाय ये 11 मंथ बनते हैं 1 फरवरी से दिसंबर तक। ठीक है, तो 11/12 आएगा, तो 2002 की डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, फिर 300 जो होगी ये आएगी 2003 की डेप्रिसिएशन। 2004 की डेप्रिसिएशन भी 300 होगी। ठीक है, फिर जो है 2005 की जो डेप्रिसिएशन होगी उसको आप फिर 300 से, ये 31 जुलाई है, 1 जनवरी से 7 मंथ बनते हैं, 7/12 करेंगे तो वो अमाउंट आएगी। ठीक है, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 300 और ये समझ लें कोई 1000 के करीब ही होगी ये टोटल डेप्रिसिएशन। तो वो आप जब लेस करेंगे आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सेल प्रोसीड है और कैरिंग अमाउंट भी है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट से सेल प्रोसीड करेंगे तो आपको जो है क्या आ जाएगा, आपको प्रॉफिट उस बेस पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखें, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने कास्ट को डीरिकॉग्नाइज करवाना है 3000 वाली को। ठीक है, 3000 को आपने डीरिकॉग्नाइज करवाना है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट बाय 3000, और क्रेडिट करवाना है नॉन करंट एसेट कास्ट अकाउंट। और नॉन करंट एसेट यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, लैंड ओनर सीट टोन फिक्शन एंड फिटिंग्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन करंट एसेट की कॉस्ट उसने डिकॉग्नाइज करवाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ठीक है, 1050 के करीब बनती है, 1050 के रेंज में। ठीक है, फिर ये जो है डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप प्रोसीड। प्रोसीड मेंशन है 2000। ठीक है, कैश आपको जो रिसीव हुई 2000, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल आपने किया 2000 का। ठीक है, अब देखें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं और डिस्पोजल अकाउंट में डाल के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस अकाउंट में भी डाल के निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, आपको पता है कैरिंग अमाउंट लेस प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट, प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट। प्रोसीड कितने की हुई? 2000 की। कैरिंग अमाउंट कितनी बनती है? कैरिंग अमाउंट का फार्मूला आपको पता है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 3000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1050, तो ये कॉस्ट 1950 बनती है। सॉरी, कैरिंग अमाउंट। ठीक है, 1950। तो कैरिंग अमाउंट, प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट करोगे 1950, तो इसका मतलब प्रोसीड की वैल्यू हाइयर है कैरिंग अमाउंट से, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। सिंपली आप लेजर में भी डालें तो आराम सुकून से सेम अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, डिस्पोजल थ्रू अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड द पार्ट एक्सचेंज अलाउंस
एज ए डेबिट नॉन करंट एसेट, कॉस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्या करें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप कैश को नहीं ला रहे, बल्कि कैश की जगह वो एसेट को ला रहे हैं कि प्रोसीड से आपके पास कैश नहीं आई, बल्कि जो खरीदा है, जो एसेट हमने खरीदा है वो आया है, यानी उसकी पार्ट अमाउंट आई है। जैसे ऊपर मैंने लैपटॉप और प्रिंटर की एग्जांपल दी थी, मैंने प्रिंटर लिया था तो मैं 11,000 उधर एक्सचेंज किया था, तो 11,000 का मेरे हिस्से में प्रिंटर आया था, यानी और उसको मैंने डिस्पोज 11,000 का किया। अंडरस्टूड। फिर जो है न्यू एसेट के लिए जो मजीद कैश पेड की, वो आप जो है रिकॉग्नाइज करवा दो कि डेबिट नॉन करंट एसेट अकाउंट, तो फिर कैश मजीद कितनी गई मुझसे, यानी 9,000 ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक। अंडरस्टूड। ठीक है, ये आप खुद करोगे, अच्छे से करनी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, आराम सुकून से तसल्ली से, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, आराम से स्टेप्स को फॉलो करके आराम से हो जाना है, ये मस्ट कीजिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। IAS 16 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, इफ एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करने पे एसेट की कैरिंग वैल्यू इंक्रीज करे, द इंक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो ऊपर भी मैंने बताया कि हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस जाता है, जो फिर कहाँ पे जाता है, रिटेन्ड इक्विटी में जाता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाता। ठीक है, यानी ये हमारा रियलाइज्ड गेन नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये हमने सेल करके हासिल नहीं किया हुआ था, तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग में सारी की सारी रियलाइज्ड गेन जाता है, जो हमें हो चुका होता है। ठीक है, दिस विल बी कवर्ड लेटर इन द टेक्स्ट, के बता रहे हैं कि जाना किधर है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वहां पे जाना है, शेयर्स वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। दिस गेन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट इज अनरियलाइज्ड। ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, उसी में प्रिंटर की एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैंने वो कितने का लिया, 20,000 का। फिर जो है मैं उसके पास बाद में गया, तो वो कहने लगा यार तुम्हारा प्रिंटर जो है ना 28,000 का सेल हो सकता है। मैंने लिया कितने का था, 20,000 का। मैं अपने अकाउंट में उसको कितनी वैल्यू का रिकॉग्नाइज कर रहा था, कैरिंग अमाउंट 20,000। ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे कहा यार तुम्हारा प्रिंटर जो है, अगर तुम सेल करना चाहो तो 28,000 का सेल हो जाएगा। समझ आई। तो मेरी फिर रीवैल्यूएशन कितने की हुई, 28,000 की। मैंने सेल नहीं किया, लेकिन रीवैल्यूएशन 28,000 की हुई, तो 8,000 मेरा क्या हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो मुझे रिकॉग्नाइज करना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 8,000। अंडरस्टूड। ठीक है, ये एग्जांपल देखो तो, ज्यादा लैंड की जो है ना रिवैल्यूएशन होती है, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन होती है। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू आज अगर समझ लें 1 करोड़ है, तो 1 साल बाद जो है ना 1 करोड़ 20 लाख हो जाती है। ठीक है, लैंड भी इसी तरह इंक्रीज करती है। Vanguard owns land which originally cost 2,50,000. No depreciation has been charged on the land in accordance with IAS 16. Vanguard wishes, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती है। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। व्हेन गॉड विशेस द रीवैल्यू द लैंड टू रिफ्लेक्ट इट्स करंट मार्केट वैल्यू, इट हैज बीन एडवाइज्ड इज 3,50,000। ठीक है, 250 से 350 पे आ गई, 100,000 की रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस
1 लाख से हुआ। हाउ इज दिस रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक तो एसेट की वैल्यू 350,000 हो जाएगी नॉन करंट एसेट में, दूसरा रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नीचे जाएगा। ठीक हो गया। देखो तो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव में रिवैल्यूएशन सरप्लस शो होगा। दूसरा, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होगा 1 लाख से, डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू में जो इंक्रीज होगा 3,50,000 हो जाएगा 250 से, तो 1 लाख इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ। और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजिंग आई, और दूसरी चेंजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी सेक्शन में आएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की 100,000 से। अंडरस्टूड? ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे देखें तो इट हैज Armstrong runs a kilt making business in Scotland. It has run the business for many years, from which originally cost 300,000 and on which $100,000 accumulated depreciation has been charged to date. ठीक है, यानी उसकी वैल्यू अभी कैरिंग अमाउंट जो बन रही थी 200,000। Armstrong wishes to revalue the building to 7,50,000। अब वो कितनी करना चाह रहे? 7,50,000। ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट थी 300,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट कितनी बनती है? 200,000। ठीक है, तो बिल्डिंग एसेट अकाउंट नीड्स टू बी रेज्ड बाय $4,50,000 टू $750,000 on revaluation. The accumulated depreciation account is cleared out, therefore the double entry required is, ठीक है, डेबिट नॉन करंट एसेट, डेबिट accumulated depreciation, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 5,50,000। ठीक है, तो देखो तो हम जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यू करते हैं उसको कंपेयर किससे करते हैं? कॉस्ट से नहीं, उसकी करंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये जहन में रखना है। यानी करंट वैल्यू से क्या मुराद है? करंट वैल्यू जो हमने रिकॉग्नाइज की हुई होती है, जो कैरिंग अमाउंट कहलाती है। हमने रिवैल्यूएशन को जो होती है, रिवैल्यूड अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है, तो जो गेन आएगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। जैसे कि इस केस में कैरिंग अमाउंट क्या बनती है? 300,000 लेस 100,000, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300,000 लेस accumulated depreciation, देन बनता है 200,000 कैरिंग अमाउंट। अब हमारे एसेट की रीवैल्यू किया तो कितनी अमाउंट आ रही है? 7,50,000। तो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 5,50,000। ठीक है, तो ये डबल एंट्री अगर इसकी करो तो क्या बनेगी? एक तो डेबिट नॉन करंट एसेट की 4,50,000, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लियर कर दें कि आपके एसेट की डेप्रिसिएशन हुई ही नहीं, 100,000। ठीक है, क्लियर। गेन ऑफ 5,50,000 जो आपने अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करवाना है, इक्विटी में जाएगा। ठीक हो गया। कास्ट की वजह से जो हुआ, ठीक है, कास्ट के डिफरेंस की वजह से फिर 100,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ। ठीक है, टोटल जो हुआ 5,50,000। अंडरस्टूड? ये फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट ऊपर वाले दोनों का उल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, या दोनों का आप इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद करेंगे। और ये डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ
ए रीवैल्यूड एसेट। अब रीवैल्यूड एसेट किया हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे करनी है? उसकी डेप्रिसिएशन भी अब जो है नए सिरे से होगी, न्यू अमाउंट से होगी। रीवैल्यूड अमाउंट पे आप उसकी डेप्रिसिएशन करोगे, जिस मंथ पे वो रीवैल्यूड अमाउंट पे गया है, और जैसी पॉलिसी है कि उसी मंथ से आपने जो है उसकी, अगर जो है मिसाल के तौर पर उसकी डेप्रिसिएशन थी 10%, जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था, तो 10% जो है जुलाई तक आप जो है 10% चार्ज कर रहे थे 300,000 पे, तो दैट्स ओके नो। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में उसकी रीवैल्यूड हुई है 7,50,000 में, तो अगस्त से अगले मंथ जो होंगे, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो सारे के सारे आपने 7,50,000 पे चार्ज करने हैं। अंडरस्टूड? डेप्रिसिएशन ऑफ ए revalued asset, IAS 16 says that if an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs shall be revalued। हाँ, ये आगे भी बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा यूज होता है। ये आपको थ्योरी के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने अगर रिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनानी है, तो जितने भी क्लास ऑफ एसेट्स होंगे सबके सबको रिवैल्यू करना है। ये नहीं कि एक बिल्डिंग को करके आपने जो है ना बस उसी पे लैंड को नहीं किया, और आइटम्स को नहीं किया, और जो मशीनरी वगैरह थी वो नहीं की, आपने फिर सबको रिवैल्यू करना है। ठीक है, तो ये IAS 16 कहता है कि मस्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। 500,000 आपके एसेट की वैल्यू थी, आप इस पे 10% चार्ज करते थे। ठीक है, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, या अब हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, 5,000 पे ले आओ। ठीक है, आपके एसेट की वैल्यू थी 5,000, आप 10% चार्ज करते हो, तो 500 डेप्रिसिएशन आपकी जाती है। ठीक है, एक्सपेंस में। अब जो आपके एसिड की रीवैल्यूड हुई और 7,000 आपके एसिड की वैल्यू हो गई, तो 7,000 का 10% लो, तो 700 बनता है। ठीक है, आपकी न्यू डेप्रिसिएशन क्या है और ओल्ड डेप्रिसिएशन क्या है? ओल्ड डेप्रिसिएशन है 500, न्यू डेप्रिसिएशन है 700। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन आ रहा है 200 का। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन किस वजह से आ रही है? ये एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रही है, आपने एसेट को रीवैल्यूड किया। याद है मैचिंग प्रिंसिपल में आप क्या पढ़ते हैं? ठीक है, कि आपका जो है, आपने अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंस से मैच करना है। ठीक है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से मैच हो रहा है, तो फिर आप वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, गेन वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस था, मैं मिसाल देता हूँ, ये टोटल कितना हो गया, 5,000 था, 7,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका रिकॉग्नाइज था इक्विटी सेक्शन में 2,000। ठीक है, तो अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज कर दिया, कितने से, यानी 200 से जो ज्यादा डिफरेंस आ रहा था एक्सेस डेप्रिसिएशन, वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर दी। तो अब इसका मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि 200 का एक्सपेंस हुआ, इसका रिलेटेड गेन भी जो है मस्ट रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो इसका रिलेटेड गेन यानी 2,000 में से यहां से माइनस करो 1,800, तो 200 जो बचता है, 200 ये रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, 1,800 यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसकी डबल एंट्री होगी, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय 200। रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में ये समझ लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम है, ये रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे था 2,000,
यहाँ से हम 200 माइनस करेंगे क्योंकि ये हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया। अब यहाँ पे 1800 बचेगा गेन, और ये जो गेन है 200 वाला, ये हम रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लेके जाएंगे कि अब ये रिकॉग्नाइज हो गया क्योंकि हमने इसके रिलेटेड एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। अंडरस्टूड? ये इलस्ट्रेशन देख लें चले। ठीक है। Ostrich owns a retail unit in Central Springfield. It bought a property 25 years ago for $100,000, depreciating it over 50 years on a straight line basis. At the start of the 2006, the entity decides to revalue the unit। ठीक है, 25 ईयर अगो उसने ली हुई थी, डेप्रिशिएटिंग इट ओवर 50 ईयर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, यानी 2000 पर ईयर बनता है डेप्रिसिएशन। तो द एंटिटी डिसाइड्स टू रीवैल्यू द यूनिट टू 800,000। तो करंटली उसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी 50,000 उसकी कैरिंग अमाउंट होगी और 50,000 उसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, तो अब एसेट को रीवैल्यू किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी, 800,000 आ रही है। ठीक है, द यूनिट हैज अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उतनी ही रखी गई। इट्स द एंटिटी पॉलिसी टू मेक द एनुअल ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन बिटवीन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पे क्या जाएगी, सबसे पहले तो देखें कि उसको कितना ज्यादा रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है। 700,000 फ्रॉम द कास्ट, 1 लाख थी, और 7 लाख और 50,000 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, 50,000 फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और टोटल जो है इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस 7,50,000 बना। अंडरस्टूड? एसेट की अब क्या है जी, एसेट की वैल्यू कास्ट जो आ रही है न्यू, 800,000 डिवाइडेड बाय 25 करो, 25, 3 और 2, 32,000 या इस तरीके से आ रही है। ठीक है, 3200। ठीक है, नीचे देख लेते, 32,000। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ओल्ड वाला कितना है, ओल्ड वाला बहुत ही आसान था, 100,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2,000। ठीक है, 2,000 पर ईयर आ रहा था। न्यू वाला 3200, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, एक्सेस 1200। तो ये जो 1200 का डिफरेंस है, ये क्या होगा, आपने जो है रिकॉग्नाइज करवाना है एज ए रिटेन्ड अर्निंग में जाना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस होना है, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, 32,000। ठीक है, सॉरी, ये डेप्रिसिएशन कितनी है, 32,000, और ओल्डर वाली कितनी है आपके पास, ओल्ड वाली 2,000। तो ये जो 32,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस 30,000 आएगा। ठीक है, तो 30,000 आपने रिकॉग्नाइज करवाना है रिटेन्ड अर्निंग में। अंडरस्टूड? ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट सेम एज इट इज अबव, कि जैसे आपने ऊपर किया, जितने में डिस्पोजल कर रहे हैं ना, तो एक तो डिस्पोजल के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होगा, जैसे ये जो, यही ऊपर वाली ही एग्जांपल लेते हैं, 7,50,000, कितना था ये, 800,000। ठीक है, 800,000 था, इसकी न्यू डेप्रिसिएशन आई 32,000। ठीक है, ये कितना बचा, 7,68,000 इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है?
इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 700,000, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो थी 100,000 थी। ठीक है, और 7,50,000 था। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी 50,000। यहाँ तक बात क्लियर है। रिवैल्यूएशन सरप्लस 7,50,000। अब एसेट की कैरिंग अमाउंट है 7,68,000 और एसेट सोल्ड होने जा रहा है, समझ लें, 8,50,000। एक तो आपका जो है गेन आएगा। गेन कैसे आएगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा? जो आपकी करंट कैरिंग अमाउंट होगी उसको आप अपने सेल प्रोसीड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 82,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे जो सेल होगा। और दूसरा, यहाँ से आपने 7,50,000 में से 30,000 सॉरी 30,000 तो आपने रिकॉग्नाइज करवा दिया एक्सेस डेप्रिसिएशन के तौर पर रिटेन्ड अर्निंग में। बच कितना गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में? 7,20,000। तो 7,20,000 जब आपने एसेट सेल किया तो आपका जो अनरियलाइज्ड गेन था वो रियलाइज्ड हो गया, यानी अब आपको इतनी कैश भी मिल गई है। आपको कैश कितनी मिल गई? 8,50,000। इस 8,50,000 में रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली कैश भी शामिल है जितने से आपने रिवैल्यूड किया। तो वो रिवैल्यूड वाली अमाउंट भी आपको मिल गई, तो अब आपका गेन रियलाइज्ड हो गया। अब सारे की सारी अमाउंट को रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस करो, नील करो, इसको खत्म करो। डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग में लेके जो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है? रियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज्ड गेन होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ऐसे करोगे तो आराम से हो जानी है। ठीक है, I16 the gain or loss arising from the de-recognition of an item of property, plant and equipment shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, ठीक है, यानी कितने का जा रहा है, इफ एनी, इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम। ठीक है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड कितने का है और कैरिंग अमाउंट क्या है उस एसेट की। फिर जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस, दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका जितना भी हो उसको आप क्या कर दें, रिटेन्ड अर्निंग में रिकॉग्नाइज करवा दें। इंक्लूडेड इन द इक्विटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी may be transferred from directly to the retained earnings when asset is derecognized. Understood? यानी अब एसेट हमसे चला गया है, उसको सेल कर दिया है, तो अब हमने ये क्या करना है, 7,20,000 को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देना है, उधर से खत्म कर देना है रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम से। क्लियर है? तो ये भी अंडरस्टैंडिंग सेम है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अब IAS 16 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या आपने बताना है कि डिस्क्लोज करते वक्त कि आपको ये डिस्क्लोजर मस्ट देने हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एग्रीगेट सीवी ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन कौन से एसेट आपने जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन किए हुए हैं, उनके नेम, उनकी डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है। ठीक है, तो रेलिवेंट एक्सपेंस कैटेगरी, किस बेस पे आप जो है ये डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड एंड रेट्स, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं या रेट यूज कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट डिस्क्लोजर ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन, किस बेस पे रिवैल्यूएशन की आपने। ठीक है, कौन रिवैल्यूअर आया था जिसने आपके एसेट को देख के रिवैल्यूड किया। नंबर ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऊपर हम यही पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट बेसिस यूज्ड फॉर ड्राइविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है, कि कैरिंग अमाउंट आपने कैसे यहाँ तक लाई, यानी ठीक है, क्या आपने कास्ट को कितना एज्यूम किया था, अगर आपने रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूड अमाउंट आपने कैसे लाई, मोर देन वन बेसिस हैज बीन यूज्ड द अमाउंट्स ऑफ, सिंपली जो है ना आपने ये प्रोसेस कैसे किया उसके बारे में एक्सप्लेन करें। डेप्रिसिएशन मेथड कौन से यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, लास्ट अमाउंट ऑफ ईच हेडिंग एंड इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
reconciliation of the carrying amounts at the beginning and end of the period showing additions। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट से क्या मुराद है? स्टार्ट एंड एंड में, स्टार्ट में उस प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो है ना, ओपनिंग बैलेंस क्या था आपका? स्टार्टिंग में आपके पास कितने लाख की प्रॉपर्टी थी जी? ईयर के स्टार्ट में आपके पास थी जी 5 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, कितने जो है, कितनी प्रॉपर्टी आपने जो है डिस्पोज कर दी, कितनी न्यू प्रॉपर्टी ली, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी को आपने रिवैल्यू किया, कितने से रिवैल्यू हुई, ये सब कुछ आपने जो है ना ओपनिंग से एंडिंग तक का लिखना है। और अब आपके पास एंडिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बचती है, सब कुछ एडजस्टमेंट करके आपने बताना है, ठीक है। If classified stated revalued amount the following, the effective date of revalue, अगर रिवैल्यू की है किसी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी सबको करना होता है फिर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को आपने रिवैल्यू किया तो उसकी क्लास के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी को करना है। तो फिर आपने बताना है कि रिवैल्यूएशन कब की, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, कि किसने भाई साहब आपको ये वैल्यू अमाउंट बताई, वो कौन था? इंडिपेंडेंट बंदा था, यानी उस पे किसी का दबाव तो नहीं था ना, कि कंपनी की मैनेजर ने इसको प्रेशर तो नहीं ना डाला कि यार यार ये जो है ना, प्लीज तू मेरा दोस्त है तो ऐसा करना कि इसकी वैल्यू ज्यादा शो करना ताकि मेरी स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट अच्छा जाए। अंडरस्टूड। फिर जो है कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट्स बीन कैरिड एट कॉस्ट। तो उस वक्त एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी थी जब रिवैल्यूड हुआ? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है, आइटम्स 3 and 4 आर often referred to as preparation of the movement schedule for the grid for the year। ठीक है, कि ये जो है एट द बिगिनिंग एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड फिर रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो ये जो है यूज होते हैं मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर में, ठीक है। एक टेबल सा बना हुआ है, तो इसमें उन्होंने दी हुई है कैरिंग फॉरवर्ड, ये क्लोजिंग डाउन, तो ये फिर जो है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ये सारा उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग और उसके दरमियान ये एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। अब सेवन में ऐसी वर्किंग आपको शो करवाना पड़ती है, यहाँ पे इतनी नहीं होगी। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछेंगे डिस्पोजल क्या है, यूके अमाउंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या आ रही है, ठीक है। तो ये देखें, ये एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का क्या वैल्यू था, ठीक है। जैसा कि ऊपर यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आपने कैसे शो करवाना है ओपनिंग वैल्यू, तो इसमें एडजस्टमेंट क्या हुई और आपके पास एंडिंग वैल्यू क्या आई। अंडरस्टूड। ठीक है, ये सब कुछ आपने शो करना है। तो ये चैप्टर यानी एंड हुआ, तो अच्छे से आपने करना है इसको, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।